Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our polity lectures, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे सिटीजनशिप. लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस करी, उसके एमसीक्यूज सॉल्व किए. आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और सिटीजनशिप डिस्कस करते हैं. सिटीजनशिप मतलब क्या? सिटीजनशिप है, हिंदी में इसे हम कहते हैं नागरिकता. ये कहलाती है नागरिकता. नागरिकता क्या है? नागरिकता या फिर सिटीजनशिप एक तरीके का एक अधिकार है. एक तरीके का एक अधिकार है जो अपने यहाँ देश में जो देश में अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है. एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है. जैसे हमें मिलती है वोटर आईडी. हम इंडियन है, इंडियन सिटीजनशिप हमारे है, तो हमें मिलती है वोटर आईडी. वोटर आईडी उसके अलावा हमें अलग अलग अधिकार मिलते हैं, अलग अलग राइट्स मिलते हैं. उन राइट्स में हमारे आ गए जो सिविल राइट्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें जॉब करने का एक अधिकार है कि हम इधर रह के जॉब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें ये क्यों है मिली? क्योंकि हम इधर के सिटीजन हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं. ठीक है ना? तो आइए देखते हैं. इधर बोल रहा है कि द सिटीजनशिप इज द स्टेटस ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ एज बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ अ सोवरेन स्टेट. लीगली आप यहाँ के मेंबर हैं, कानूनी तौर पे आप यहाँ के सिटीजन हैं, इंडिया के आप सिटीजन हैं, इंडिया के नागरिक हैं. सोवरेन स्टेट और बिलोंगिंग टू अ नेशन इन इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक. और पार्ट है इधर आपका सेकेंड पार्ट. हमने पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी देखा था, आज हम पार्ट 2 देखते हैं. उसमें हम लोग देखेंगे फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11 of the constitution deals with the concept of citizenship. The term citizenship entails the enjoyment of full membership of any state in which a citizen has a right of political or has a civil and political rights. तो ये rights हमें मिलते हैं अगर हमें नागरिकता प्रदान है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखते हैं कि जो सिटीजनशिप है हमें किस तरीके की यहाँ मिली हुई है. तो हमारे पास एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ अवर सिटीजनशिप. जो सिटीजनशिप हम एंजॉय करते हैं वो सिटीजनशिप हम सिंगल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं. हम ऐसा नहीं कहते कि अगर आप बिलोंग कर रहे हो मध्य प्रदेश से तो आप ये नहीं बोलोगे कि हम मध्य प्रदेश की हमें नागरिकता मिली है. हम ऐसा बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं. ठीक है ना? तो सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है. इंडिया में आप हो, आपके 28 राज्य में आप कहीं भी रह रहे हो, इंडिया में एमपी में रह रहे हो, छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आप किसी भी एरिया से बिलोंग, किसी भी स्टेट से, लेकिन आपके अंदर जो सिटीजनशिप होगी वो इंडियन सिटीजनशिप ही होगी. ठीक है, तो ये कहलाता है सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है कि आपका इंडिया अलग, आप पाकिस्तान में, तो आप ये इधर ये दो कंट्रीज की बात नहीं कर रही है, इधर अपने अपने में ही बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये पार्ट 2 में मेंशन है. Citizenship is mentioned in part 2 from article 5 to article 11. उसके बाद बोल रहा है कि इंडिया के पास कौन है? सिटीजन्स हैं और एलियंस हैं. सिटीजन्स कौन होते हैं? सिटीजन्स होते हैं जिनको ये सारी पावर्स इंजॉय करते हैं. कौन सी पावर्स? सिविल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, नौकरी करने का अधिकार, यहाँ पे इलेक्शंस लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, या फिर किसी भी आप किसी भी बड़ी जॉब, मतलब जैसे आप हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर आप प्रेसिडेंट, तो इनकी जो क्वालिफिकेशंस में होता है ना, उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए. ठीक है ना? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बनता है. अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है तब तो आप ये सारी चीजें आप इंजॉय नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, और जो एलियंस होते हैं दे डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. और वो किसी तरीके के अधिकारी नहीं होते कि वो किसी तरीके की इन सारी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो. ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 क्या बात करता है? आर्टिकल 5 बोलता है डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस टू बिकम इंडियन सिटीजन. अब ये क्या बात कर रहा है? ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब स्टार्टिंग हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग मतलब आप लोग बात करिए 26 जनवरी 1950 की बात चल रही है. तो उस टाइम पे बहुत से विदेशी भी थे, बहुत से फॉरेनर्स भी थे जो इंडिया में थे.
तो उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई, 3 शर्तें रखी गई कि आप इन 3 शर्तों का पालन, किसी भी एक शर्त का पालन कर लो और आप यहाँ की सिटीजनशिप ले लो। तो वो कौन सी शर्तें रखी गई थी, अब हम लोग उसको देखते हैं। उन तीनों में से किसी एक को फॉलो करना था। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, सबसे पहले उसको इंडिया में पैदा होना चाहिए, तब उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर either of his parents born in India, जैसे जब इस टाइम पे आज़ादी के टाइम क्या था कि बहुत सारे यहाँ के लोग जो है विदेशों में रह रहे थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे अगर उनको कोई बेबी होता है तो क्या उस बच्चे को क्या यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स का जो पैदाइश है, जो वो जन्म, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं तो फिर उनके बच्चों को भी यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि ये उस टाइम पे बना था, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जब मतलब संविधान लागू हुआ था, मतलब जब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही अगर वो भारत में रह रहा है तो उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इन 3 कंडीशंस में भी कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो कर लेते हैं तो हमको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अब आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 6 पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझाती हूँ कि एक डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। इसको हम कहते हैं परमिट डेट, परमिट रूल, ये अब से ये चालू हुआ था। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो आर्टिकल बना था, स्पेशली अभी जब डिवीजन हो जाता ना अपने इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे ये आर्टिकल 6 हो गया, आर्टिकल 7 हो गया, ये उन टाइम की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये आर्टिकल्स बने थे। तो इसमें कहता क्या है कि अगर आपको इंडिया से, बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे, तो उसमें क्या बोला गया कि आपको ये चीज़ रिटर्न फॉर्म में देनी पड़ेगी। इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हो, पाकिस्तान से इंडिया, तो वहाँ के जगह से आपको इंडियन मतलब रिटर्न फॉर्म में ये लाना पड़ेगा कि हाँ तुम यहाँ से वहाँ जा रहे हो। तो जो पाकिस्तान से जो लोग वापस आए थे लौट के लिए, तो उनके लिए कुछ कंडीशंस थी कि आप क्या ऐसा करो कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिले। तो ये बोला गया कि 19 जुलाई 1948 को जो लोग पहले आ गए थे, क्योंकि ये परमिट डेट मानी जाती है, इसके जो लोग पहले आ गए थे उनको तो कोई टेंशन नहीं है, वो अगर इधर 19 जुलाई 1948 के पहले हैं तो उनके पास वो इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको परमिट से 6 मंथ बाद मिलेगी, उनको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा, उसके बाद उनको परमिशन मिलेगी, उसके बाद 6 महीने बाद उनको यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर होगी। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 7 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 7 में यही बोलता है कि जैसे कुछ लोग, जैसे राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट to Pakistan that implies a person who is migrated to Pakistan from India and later returned to India for resettlement could become the citizen of India। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि हमें क्या लगा कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों को ये लगा, पाकिस्तानियों को, कि भाई अब तो बंटवारा हो रहा है, अब एक काम करते हैं, हम अपने अपने मुल्क वापस चलते हैं, अब इंडियंस यहाँ हम चले जाते हैं वहाँ। ऐसा हुआ। एक डेट इधर याद रखिएगा, 1 मार्च 1947, मतलब आज़ादी के जस्ट थोड़ा पहले लोगों को जब भनक लगी कि अब बंटवारा होगा, तो क्या हुआ कि भारत से लोग पाकिस्तान गए। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जो लोग गए बट मतलब वापस नहीं आए, तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ का टाइम लगता है उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तब उनको उनकी नागरिकता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करोगे, एक बार चले गए फिर आ रहे हो, तो अब भाई कुछ कंडीशंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उस टाइम पे 6 महीने का टाइम लगेगा, तब आपको यहाँ की नागरिकता वापस मिलेगी। ये आर्टिकल्स अब इतने कई एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, इतने कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक बार आप लोग इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्टिकल नंबर 8 की तरफ। अब आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि right of citizenship of certain persons of Indian origin residing inside that is overseas Indian can get Indian citizenship। ऐसा बोला जाता है कि जो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माँ बाप भारतीय हों। तो बहुत से एक्चुअली उस टाइम सारी चीजें उस टाइम को ही मद्देनजर रखते हुए, उस टाइम पे बहुत सारे क्रांतिकारी थे
ठीक है, लड़ने के लिए गए थे, उस टाइम पे अगर वहां पे उनका कोई बच्चा हो जाता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर विदेश में बच्चा जन्म हो गया तो उसकी वहां की सिटीजनशिप हो जाएगी। अगर माँ बाप यहाँ से हैं, यहाँ की ओरिजिन है, यहाँ उनका बर्थ हुआ है, तो उनको, उस बच्चे को भी यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 9 बोलता है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही अकर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन कंट्री। बहुत इजी, अगर आप किसी और की नागरिकता लेते तो आपके यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 10 देखते हैं। एवरी पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब अगर नागरिकता को, हम लोग किसी की नागरिकता को खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा मतलब कहा गया, कोई मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहा तब तक तुम्हारी नागरिकता का कोई हनन नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग लास्ट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्विजिशन। मतलब आपको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए या फिर आपसे सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए, ये सारा अधिकार किसके पास है? ये सारा अधिकार है पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट में भी किसके पास? पार्लियामेंट में भी ये पावर है होम मिनिस्ट्री के पास। उनके पास ये पावर है कि भैया आपको सिटीजनशिप दें, आपको सिटीजनशिप नहीं दे, वो सारा चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करती है। आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1955 में, इसमें आगे और सुधार हुआ था 1986 में आपका, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में। अब देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला क्या गया। एक्चुअली इसमें कुछ विधियां दी गई हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके अनुसार पे आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हाउ सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। सिटीजनशिप को हम लोग कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बाय बर्थ। पहले ऐसा बोला गया कि जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो भाई इस चीज का मिसयूज होने लग गया। अपने जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें क्या कहते थे कि वहां पे उनकी अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनको इधर छोड़ दिया, उनका बच्चा पैदा हो गया तो भाई हमारे यहाँ के रूल के हिसाब से तो उसका बर्थ हुआ तो वो यहाँ का सिटीजनशिप हो गई उसकी। लेकिन ये चीज, इसका मिसयूज हुआ। आगे चल के इसमें संशोधन हुआ 1986 में, 1986 में ऐसा बोला गया कि माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए अगर उसको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। इसका भी मिसयूज किए लोगों ने, मतलब भारतीय नागरिकता एक्वायर किसी भी रूप में कर ले रहे थे। तो ये बोला गया 2003 में कि भाई वैलिड नागरिकता होनी चाहिए, तभी वो यहाँ का नागरिक होगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बाय डिसेंट, मतलब वंश के आधार पर। वंश के आधार पर 1955 में ऐसा बोला गया कि पिता भारतीय होना चाहिए। पिता भारतीय होगी तभी उस बच्चे को जो है वो इंडिया की नागरिकता मिलेगी। इसका मिसयूज हुआ भाई, इसका भी मिसयूज हुआ। क्यों? माता का कोई आधार नहीं होगा क्या? मां नहीं होनी चाहिए क्या? इसीलिए 1992 में माता या पिता दोनों पे मतलब आधार पे डिपेंड करता है बच्चे को। बच्चा इंडिया की चाहता है तो इंडिया की ले सकता है, पाकिस्तान की चाहता है तो पाकिस्तान की ले सकता है। उस बच्चे पे डिपेंड करता है, माता या पिता दोनों के आधार पर बच्चे पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब भारत में नौकरी करने आए हो, अगर यहाँ 7 साल रुक गए हो तो तुम एलिजिबल हो, यहाँ पे रजिस्टर करो होम मिनिस्ट्री में और तुम यहाँ पे आप अपना सिटीजनशिप ले लो। तो बाय रजिस्ट्रेशन ये कहलाता है। अगर यहाँ पे 7 साल रुक गए हो, 7 साल कम से कम यहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 साल रुकने के बाद तुम एलिजिबल कहलाओगे, उसके बाद तुम्हें होम मिनिस्ट्री में अपना एक रजिस्ट्रेशन लेटर देना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। ये 7 साल अभी हुआ है, इसके पहले 5 साल था और उसके भी पहले 6 महीने था, 6 महीने में मिल जाती थी, 6 महीने यहाँ रह गए मिल गई। लेकिन अब उसका टाइम हो गया 7 साल, कम से कम 7 साल यहाँ रहना चाहिए। दूसरा है बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में क्या? नेचुरलाइजेशन में ये कि तुम भारत में आए, तुम्हें 22 भाषाओं में कोई एक भाषा तुमको अगर आती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ कंडीशंस है कि तुम्हें यहाँ 10 साल रहना पड़ेगा, तुम्हें आर्ट या फिर साइंस में या फिर मतलब किसी भी एक फील्ड में तुमको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास है तो तुम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। तो बाय नेचुरलाइजेशन तुम 22 लैंग्वेजेस में कोई एक लैंग्वेज सीख लो, तुम्हें यहाँ 10 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें किसी भी क्षेत्र में कला, जैसे म्यूजिक हो गया, तुम्हारा डांस हो गया, किसी भी क्षेत्र में कला में तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं अदनान शामी का। अदनान शामी ये पाकिस्तान से आए हुए बहुत बढ़िया सिंगर हैं
और इन्होंने आज तक ऐसा कुछ इनके साथ हुआ नहीं कि कोई आतंकवादी हैं या फिर कुछ हैं, बहुत अच्छे से इधर रह रहे हैं, इनको अपनी लैंग्वेज आती है, 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे बिता चुके हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है कि बाय नेचुरलाइजेशन इन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करी है। फिर है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे अब सिक्किम है, सिक्किम क्या है, एक अर्जित राज्य है, इसको हमने एक्वायर किया है, मैंने आपको बताया ना 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ भी मतलब नागरिकता तुम यहाँ के लोग भी ले सकते हैं, इनकॉर्पोरेट किया उसको हमने, तो वहाँ के लोग जो है सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ये थी बात कि सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे कर सकते हैं। अब है कि भाई सिटीजनशिप हमारी जा भी सकती है, तो सिटीजनशिप जाएगी कैसे कैसे, क्या ऐसा हो जाए भैया कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, और क्या होगा सिटीजनशिप चली जाएगी तो सिटीजनशिप जाने में क्या होता है, देखो सिटीजनशिप जाएगी कैसे, इसके भी 3 पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला रिनंसिएशन, या फिर टर्मिनेशन, या फिर डिप्राइवेशन। 3 है जिससे हमारी सिटीजनशिप जा भी सकती है। 5 तरीके तो हमने पढ़ लिया कि सिटीजनशिप इससे आ जाएगी। अब रिनंसिएशन में क्या होता है, वॉलेंट्री सरेंडर, तुम खुद से सरेंडर कर दो, तुमने खुद से बोल दिया कि तुम्हें यहाँ की नागरिकता नहीं चाहिए। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब ऑन गेटिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप, कहीं और की सिटीजनशिप मिल गई तो तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप चली जाएगी, तुमने खुद से कर दिया, ये रिनंसिएशन था। डेप्रिवेशन में क्या होता है कि टर्मिनेशन इन केस ऑफ फ्रॉड, तुमने कुछ गड़बड़ी करी, तुमने इंडिया के सिटीजन हो, धोखाधड़ी करी, तो उस केस में डेप्रिवेशन कहलाता है और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। तुम्हें निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारे बहुत सारे राइट्स चले जाते हैं। अगर तुम्हारे पास सिटीजनशिप नहीं है तो यहाँ पे ना तुम्हारे वोटिंग का अधिकार है, ना तुम इलेक्शन लड़ सकते, ना यहाँ पे तुम प्रधानमंत्री बन सकते, ना यहाँ के तुम राष्ट्रपति बन सकते, ना कहीं का जज बन सकते, तुम्हारे पास सारी पावर छिन जाएंगी। लेकिन तुम्हें जीने का अधिकार मिलेगा, तुम यहाँ राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार रहेगा, अपना रहो, कमाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना तुम वोट कर सकते, ना अपना तुम इलेक्शन लड़ सकते, ना किसी को वोट करके जिता सकते, ना तुम प्रधानमंत्री बन सकते, तो ये सारी चीजें आपसे चली जाएंगी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। इधर हमने देखा फ्रॉम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक सारी चीजें देखी कि भाई कैसे कैसे। एक्चुअली ये आर्टिकल्स इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना एग्जाम्स में पूछता भी नहीं है, बट ये सारी चीजें जब ये आपका पार्टीशन हो रहा था ना, उस टाइम पे चीजों को याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए सारे बने हुए थे कि उस टाइम पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम हो रहा था। अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सिटीजनशिप पर ये जो एक्ट है ना, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको पढ़िएगा, ये समझने वाली चीज है जो ये एक्ट है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमने देखा सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक अब अच्छे से खत्म हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। अब बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में हमने जो सिटीजनशिप एक्वायर की है वो हमने एक्वायर की है सिंगल सिटीजनशिप। मतलब हम इस इंडिया के हैं तो हमारे पास इस इंडिया की नागरिकता है, इस इंडिया की सिटीजनशिप है, ना कि किसी विशेष राज्य की सिटीजनशिप होती। हम ऐसा बोलते हैं कि हम किसी भी राज्य के निवासी हैं, लेकिन हमारे पास जो नागरिकता है वो इंडिया की है, इंडियन टेरिटरी की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। The citizenship is mentioned in part 2 of the constitution। तो ये भी आपने देखा ही है कि जो सिटीजनशिप है उसको हमने कहाँ रखा है, पार्ट 2 में रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि which article of the Indian Constitution related to the citizenship। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने ही लेवल के सिटीजनशिप से क्वेश्चंस आते हैं। सिटीजनशिप का लेवल से आप क्वेश्चंस आना ही बंद हो गए हैं, बहुत रेयरली ही क्वेश्चंस इससे आते हैं एग्जाम्स में। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें सारी चीजें कवर अप करनी है। इसलिए हमने सिटीजनशिप भी अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में है। तो अभी हमने देख लिया कि लास्ट में कि पार्ट 2 में मेंशन है। अब आर्टिकल पूछ रहा है तो आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो मैंने आंसर ही आपको बता दिया, अब तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है
आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ऑप्शन नंबर सी। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें कि सिटीजनशिप इज मेंटेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। और सिंगल सिटीजनशिप है, इसमें आपसे 2-3 क्वेश्चंस आपके इधर कवर हो गए कि पार्ट 2 में है, आर्टिकल है और सिंगल सिटीजनशिप है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसका ये 5 रूल्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। तो वो 5 कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले बर्थ बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था बाय डिसेंट, फिर मैंने बताया था बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी वाला बताया था। ऑप्शंस देखते हैं, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ द लैंड, या फिर डिपॉजिटिंग मनी इन द इंडियन बैंक्स। तो बाय बर्थ तो देखिए हो नहीं सकता, नेचुरलाइजेशन होगा नहीं, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ द लैंड होगा नहीं, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि डिपॉजिटिंग मनी इन द इंडियन बैंक्स। ये ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप भाई बैंकों में खातों में आप पैसा जमा करने लग जाओगे और आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये चीजें आपकी नहीं होंगी, और इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको इधर कि ये बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says a citizen of India will lose his or her citizenship if he or she। अब मैंने आपको जहां पे ये बताया था कि आप एक्वायर कर सकते हैं, वहीं पे आपकी नागरिकता जा भी सकती है। किन चीजों से जा सकती है? तो यही इधर पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम कि रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, रिनाउंस करने का, रिनाउंसिएशन, या फिर वॉलंटरीली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, या मैरीज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको करने से आप सिटीजनशिप लूज कर दोगे? ठीक है, या फिर क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट। तो आइए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बोल रहा है 1, 2 या 3, 2, 3 या 4, 1 या 2, या 1 and 4। तो देखिए इधर पे क्या है कि रिनाउंस, मैंने आपको बताए थे कुछ पॉइंट्स कि आप इंडियन सिटीजनशिप कब आपकी लूज हो सकती है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था रिनाउंसिएशन, कि जब आप खुद से छोड़ दो। फिर मैंने आपको बताया था टर्मिनेशन, कि भाई किसी और कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई, या फिर डेप्रिवेशन, मतलब कि आपने कुछ गलत काम किया है, उससे आपके सिटीजनशिप को छीन लिया गया है। तो कैसे कैसे लूज हो सकती है? रिनाउंसिएशन से लूज हो सकती है, ये मैंने आपको बताया, और या फिर वॉलंटरीली एक्वायर्स कर ली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप तो हो सकती है। बहुत इजीली इसका आंसर था कि 1 and 2। ये कोई बात, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आपका डेप्रिवेशन वाला भी देता था तो आप तीनों पॉइंट्स एक साथ ही पढ़ लेते कि भाई अगर आपने कुछ फ्रॉड किया, तो आपने देशद्रोही बने, आपने कुछ गलत काम किया, तो भी आपकी सिटीजनशिप आपसे लूज हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं और लड़की की, किसी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये कोई मैटर नहीं है। किसी और लड़की से शादी कर रहे हो कहीं और की, आप भाई कहीं की भी लेके आओ, विदेश की लेके चले आओ, कहीं की ले आओ, किसी को भी भगा लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सिटीजनशिप पे, नागरिकता का कोई उससे कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ज्वाइंटली, या पार्लियामेंट। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, मैंने आपको मिनिस्ट्री भी बताई थी कि कौन होता है जो एक्विजिशन, मतलब ये सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, मतलब वही वो चीजों को ध्यान देता है, वही देखता है, वही एक्वायर कराता है, वही सब कुछ देखता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इलेक्शन कमीशन तो है नहीं आपका, प्रेसिडेंट करता नहीं है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली करते नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसको आप पढ़िएगा, आर्टिकल 11 में ये बात लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय मेकिंग द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? अपने यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन कहाँ डुअल सिटीजनशिप भी हम लोग देखते हैं, ये पूछ रहा है। इंडिया में हो ही नहीं सकती, इसको तो काट ही दो, ऑप्शन ही हटा दो। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में? तो आप लोग ये मैप देख के बहुत इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजीली इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूएसए। जी हाँ, यूएसए में हम देखते हैं डुअल सिटीजनशिप। मैंने सिंगल सिटीजनशिप आपको क्या बताई थी कि हम इंडिया के टेरिटरी के इसके मेंबर हैं, तो हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है, भले हम गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, हम वहाँ के निवासी हो सकते हैं, डोमिसाइल हमारा वहाँ का हो सकता है, लेकिन हम जो सिटीजन होंगे वो हमारे सिटीजनशिप जो हमारी होगी वो हमारी इंडिया की होगी। ठीक है। और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, यूएस के सिटीजन्स हैं, वहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है डुअल सिटीजनशिप का। एवरी सिटीजन एंजॉय डुअल सिटीजनशिप इन यूएस, फर्स्टली एज अ सिटीजन ऑफ यूएसए और सेकेंडली एज अ स्टेट वेयर ही रिसाइड्स। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, उनके पास स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है कि हम इस स्टेट के हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है कि हाउ मेनी इयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955? ये बोलता है कि नागरिक को कितने, मतलब किसी भी व्यक्ति को कितने दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा, कितने साल तक यहाँ रहना पड़ेगा यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। ऑप्शंस हैं 5 इयर्स, 3 इयर्स, 7 इयर्स या 9 इयर्स। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा भाई कि उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाए। मैंने आपको ये रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया था ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन बताया था, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले 7 साल लगता था, फिर 5 साल, फिर 6 साल, तो अब जो है अब है 7 इयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 साल। मतलब भारत में आप रह रहे हो, यहाँ नौकरी कर रहे हो, यहाँ 7 साल रह गए, तब आप एलिजिबल होते हो मात्र, यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, आप एलिजिबल होते कि आप रजिस्टर कर दो कि तुम्हें यहाँ की नागरिकता चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? बहुत इजी है इसका आंसर। ये एक्चुअली बात कर रहा है, ये पुराने वाले अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो अभी रिसेंट में एक अमेंडमेंट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि 11 दिसंबर 2019 को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पास हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पास किया था द कंटिन्यूशियस Citizenship Amendment Bill 2019 with 125 votes in favor and 99 against. The bill was passed by Lok Sabha on 9 December 2019. The bill amends the Citizenship Act 1955. इसमें अमेंडमेंट करी थी, इसमें मैंने आपको एक्चुअली 2005 तक का बताया है, उसके बाद भी हुई है, तो वो मैं आपको आगे कभी किसी लेक्चर में आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगी। ठीक है ना। For the first time will grant citizenship based on religion. अब जो है ग्रांट करेंगे सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। इसको आप देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9 कि इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? सिटीजनशिप को किस में इंक्लूड किया गया है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए सिटीजनशिप को जो हमने इंक्लूड किया है वो हमने इंक्लूड किया है यूनियन लिस्ट में। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो सिटीजनशिप को है इसको हमने लिस्टेड किया है अंडर यूनियन लिस्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए मैंने एक इधर छोटा सा एक ये चार्ट, फ्लोट है चार्ट जो भी आप कहिए, इसे मैंने यूनियन लिस्ट के अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हैं, कंकरेंट लिस्ट के भी लिखे हैं, स्टेट लिस्ट के भी लिखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम? अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है ये एक बोरेड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग देशों से लिया गया है, तो भाई इधर भी हम क्यों पीछे रहे, हमने ये कॉन्सेप्ट भी है वो भी कहीं से चुराया है भाई, झूठ नहीं बोलने का। चलिए तो कहाँ से चुराया है, ऑप्शंस देखते हैं। यूएसए से, यूके से,
ऑस्ट्रेलिया से या जापान से? तो यूएसए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि यूएसए के पास क्या है, यूएसए के पास हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है भैया। हम बोलते हैं भाई कि हम इस राज्य के भी सिटीजन है और वो अलग हो जाता है हमारे लिए, और हमारे लिए जो कंट्री की सिटीजनशिप है वो अलग हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं, जापान के पास है नहीं। तो इंडिया का जो सिटीजनशिप है, ये सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने लिया है लंदन से, यूके से। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जिन्हें हमने डिस्कस किया प्रॉपर वे में, हमने सिटीजनशिप को समझा। इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आजकल एग्जाम्स में इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल की चीज़ों को देखते हुए हमें इसे पढ़ना था, हमने इसे पढ़ा, प्रॉपर तरीके से समझा, क्वेश्चन सॉल्व किए, और क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिएगा। बट इतने फिलहाल जो आप थ्योरी पढ़ेंगे ना, उतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। आप लोग इसको प्रॉपरली समझिएगा, देखिएगा। तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन। हमने सिटीजनशिप डिस्कस किया, उसके सारे क्वेश्चंस देखे, उसको थ्योरेटिकल पार्ट उसका पढ़ा, समझा, देखा कैसे क्या होता है। तो आप सारी चीज़ों को प्रॉपर एक बार पढ़िएगा। लास्ट क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो उनको देखिए, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी थ्योरी पढ़िए। जहाँ पे भी डाउट आए आप मुझे कॉमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और जहाँ पे भी आपको जो भी सजेशंस देने लग रही हूँ हमारी क्लासेस को, कैसे आप पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आगे के टॉपिक्स के लिए आप रेडी रहिएगा। चलिए चलते हैं, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।